देखिए अपन इसके अंदर कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग अपन जान चुके थे। कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग अपने पढ़ लिया है। अब अपन कोणीय वेग का रेखीय वेग के साथ संबंध क्या है, कोणीय वेग का रेखीय वेग के साथ संबंध क्या है वो अपन इसके अंदर ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है कोणीय वेग ओमेगा व रेखीय वेग v में संबंध। कोणीय वेग ओमेगा व रेखीय वेग v में संबंध। कोणीय वेग ओमेगा व रेखीय वेग v में अपन वो संबंध निकालना है। ये संबंध अपन दो अलग अलग रूपों में निकालेंगे। एक तो अपन इसे ज्ञात करेंगे अदिश रूप में और एक अपन इसे ज्ञात करेंगे सदिश रूप में। तो देखिए पहले अपन इसमें बात करते हैं नंबर फर्स्ट, अदिश रूप में। अदिश रूप में देखो बड़े सिंपल तरीके से हो जाएगा। यदि कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः है, पहले थोड़ा सा लिख लें, यदि कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः है, यदि कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः है, स्मॉल r त्रिज्या के, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय, यदि कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः है, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमता है, कि वृत्तीय पथ पर घूमता है। यदि कोई पिंड घूर्णन अक्ष के परितः है, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमता है, तो पिंड का कोणीय विस्थापन, तो पिंड का कोणीय विस्थापन ये होगा, ये अपन जान ही चुके हैं पिछले लेक्चर में, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन में आर होगा। तो पिंड का कोणीय विस्थापन थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन में आर होगा। ये जो समीकरण आई है थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन में आर, इसके दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष आप अवकलन कर दीजिए, आपकी डेरिवेशन कंप्लीट इसमें हो जाएगी। तो देखिए पिंड का कोणीय विस्थापन थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन में आर होगा। तो यहां अपन कह सकते हैं उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर स्मॉल टी के सापेक्ष अगर अपन इसके दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं तो देखिएगा डी थीटा अपॉन में डी टी। आर वृत्तीय पथ के लिए त्रिज्या क्या लेंगे अपन, कांस्टेंट हो गई, तो ये तो बाहर आ जाएगी और ये हो जाएगा डी एस अपॉन में डी टी। अब देखिएगा यहाँ ये इक्वेशन आई है, वहाँ गौर कीजिएगा, चूंकि डी थीटा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू ओमेगा एंड डी एस अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या होता है v। यहाँ तो ये तो है कोणीय वेग, चलो इसे अपन ऐसे लैंग्वेज में पूरे लिख देते हैं। चूंकि डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा कोणीय वेग एवं डी एस अपॉन में डी टी एवं डी एस अपॉन में डी टी इज इक्वल टू वी, ये है रेखीय वेग।
इक्वेशन में क्या इक्वेशन आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन में आर, या आप इसे कह सकते हैं वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये अपने पास रेखीय वेग और कोणीय वेग के मध्य क्या आ गया है, संबंध आ गया। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट अपन देख सकते हैं कि अगर चूंकि घूर्णन गति के अंदर पूरे पिंड के लिए अपन क्या लेते हैं, कोणीय वेग समान है, एक समान कोणीय वेग से घूर्णन हो रहा है, तो प्रत्येक कण का भी कोणीय वेग समान है। अगर ओमेगा समान है तो आप देखेंगे कि v इज प्रोपोर्शनल क्या बन रहा है, r बन रहा है। यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि चूंकि घूर्णन गति में ओमेगा सभी कणों के लिए, चूंकि घूर्णन गति में ओमेगा सभी कणों के लिए एक समान, सभी कणों के लिए एक समान होता है। चूंकि घूर्णन गति में ओमेगा सभी कणों के लिए क्या होता है, एक समान होता है, इसलिए v इज प्रोपोर्शनल क्या हो गया, r हो गया। v इज प्रोपोर्शनल अगर r हो गया, इसका मतलब जिस कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी अधिक होगी उसके लिए v भी अधिक हो जाएगा। यानी यूं कह सकते हो r अगर अधिक है, जिस कण के लिए v अधिक होगा, और जिसके लिए r कम होगा, और जिसके लिए r कम होगा उसके लिए v है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए कि घूर्णन अक्ष पर स्थित कण के लिए, घूर्णन अक्ष पर अगर कोई कण स्थित है तो उसके लिए रेखीय वेग क्या होगा, तो उसके लिए रेखीय वेग शून्य होगा, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और घूर्णन अक्ष के लिए स्मॉल r की वैल्यू क्या है, 0। अगर स्मॉल r की वैल्यू अगर 0 है तो v इज इक्वल टू भी वहाँ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए ऐसे कैसे। फिर मैं इसमें इस कॉन्सेप्ट को और लिख देता हूँ कि घूर्णन अक्ष के लिए क्या वैल्यूज अपन इसमें लिख सकते हैं, देखिएगा। अब अपन इसमें कह दें घूर्णन अक्ष पर स्थित कण का रेखीय वेग शून्य होता है। ये भी पॉइंट अपन इसमें चलो नोट लगा लिख देते हैं, नोट भी लिख देते हैं। घूर्णन अक्ष पर स्थित कण का रेखीय वेग रेखीय वेग शून्य होता है। ध्यान रहे जैसे ये कोई पिंड है, ये इसके लिए अपन घूर्णन अक्ष लें, यहाँ इस तरह से, तो घूर्णन अक्ष से दूरी उसके लिए क्या आ रही है, 0 है, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ अपन ने कोणीय वेग ओमेगा और रेखीय वेग v के मध्य संबंध अदिश रूप में देख लिया है। अब अपन इस संबंध को देखेंगे नंबर सेकंड सदिश रूप में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, यानी कि v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। देखिए नंबर सेकंड अपन लेंगे इसे सदिश रूप में। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई सदिश रूप में अपन कैसे, चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं। माना किसी पिंड का एक कण जिसकी स्थिति, पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। माना किसी पिंड का एक कण, माना किसी पिंड का एक कण जिसकी स्थिति, एक कण जिसकी स्थिति
निर्देश बिंदु O से, माना किसी पिंड का एक कण जिसकी स्थिति निर्देश बिंदु O से या निर्देश बिंदु O के सापेक्ष, निर्देश बिंदु O के सापेक्ष, माना किसी पिंड का एक कण जिसकी स्थिति निर्देश बिंदु O के सापेक्ष कैपिटल R है, ये लो कैपिटल R वेक्टर है और वह नियत कोणीय वेग ओमेगा से, R वेक्टर है और वह नियत कोणीय वेग ओमेगा से, माना किसी पिंड का एक कण जिसकी स्थिति निर्देश बिंदु O के सापेक्ष कैपिटल R है और वह नियत कोणीय वेग ओमेगा से बिंदु O से होकर, ओमेगा से बिंदु O से होकर, बिंदु O से होकर गुजरने वाले अक्ष के परित है, बिंदु O से होकर गुजरने वाले अक्ष के परित है और वह नियत कोणीय वेग ओमेगा से बिंदु O से होकर गुजरने वाले अक्ष के परित है। स्मॉल r त्रिज्या के परित है, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है। के वृत्त में घूम रहा है। ओमेगा से होकर गुजरने वाले अक्ष के परित है, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त में क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो देखो अपन ये देखते हैं, मैंने ये मान लिया कि कोई दृढ़ पिंड है, ये अनियमित आकार का कोई मैंने दृढ़ पिंड ले लिया है और ये इसके लिए मैंने ले लिए है घूर्णन अक्ष है। इस घूर्णन अक्ष के परित है, ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, ये घूर्णन कर रहा है। एक कोई कण ये रहा किसी बिंदु P पर, तो ये स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त में क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त के अंदर ये इस तरह से है, ये इसका बिंदु मैं ले लेता हूं, यहां ये किसी बिंदु P के ऊपर है, रेखीय वेग इसका क्या है, v है और इसके वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है वो है स्मॉल r। ये त्रिज्या मैंने क्या ले ली है, इसकी स्मॉल r है। अब देखिएगा इसमें मैंने क्या क्या कहा है, माना किसी पिंड का एक कण जिसकी स्थिति निर्देश बिंदु O के सापेक्ष, जिसकी स्थिति, फिर कोमा लगा लें अपन, निर्देश बिंदु O के सापेक्ष कैपिटल R वेक्टर है, कैपिटल R वेक्टर है। ये लो निर्देश बिंदु O के सापेक्ष स्थिति, यहां ये बिंदु ले लेता हूं मैं O और ये है आपके पास कैपिटल R वेक्टर। ये कैपिटल R है और ये एंगल हो गया है थीटा और इसे नाम दे दीजिए आप O है, ये है तो ये हो जाएगा O डैश और यहाँ मैं इसे कह देता हूँ स्थिति कैपिटल R वेक्टर है। घूर्णन इसका ऐसे इस तरह से डायरेक्शन में है। ये अपन ने इसका डायग्राम देख लिया है, सारी बातें अपन ने लिख ली हैं। देखिए माना किसी पिंड का एक कण जिसकी स्थिति निर्देश बिंदु O के सापेक्ष कैपिटल R वेक्टर है और वह नियत कोणीय वेग ओमेगा से बिंदु O से होकर
गुजरने वाले अक्ष के परितः स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है। क्लियर। अगर यहां देखो वृत्त में अगर ये घूम रहा है, अतः कण का अगर अपन रेखीय वेग देखें, घूम रहा है, तो कण का रेखीय वेग देखिए, तो कण का रेखीय वेग v इजिकल टू क्या होगा, ओमेगा। इक्वेशन नंबर 1 यही होगा, क्योंकि v इजिकल टू ओमेगा। अपने थोड़ी देर पहले ही इस बात को प्रूफ किया है कि घूर्णन अक्ष लंबवत दूरी क्या आ रही है, स्मॉल r आ रही है। तो v इजिकल टू ओमेगा अपन ने प्रूफ कर लिया है। अब देखिएगा यहां ये जो ट्राइंगल है ओ डैश पी, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, तो देखें अपन इस समकोण त्रिभुज से देखें इस कॉन्सेप्ट को, समकोण त्रिभुज क्या नाम है इसका, ओ डैश पी से। इस समकोण त्रिभुज में मुझे मतलब है स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में रिलेशन है। देखो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो लंब होती है, तो ये तो हो गया लंब, और ये एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि ये त्रिज्या लिए मैंने, तो ये 90 डिग्री हो गया। और समकोण के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है कर्ण, यानी मुझे लंब और कर्ण के मध्य संबंध चाहिए, और लंब और कर्ण के मध्य संबंध जो त्रिकोणमितीय अनुपात आता है वो आता है साइन थीटा, यानी कि मैं इस त्रिभुज से देखूंगा साइन थीटा की वैल्यू। तो यहां अपन को ये कारण मिल गया कि अपन ने यहां साइन थीटा ही क्यों लिया, कोस थीटा या टेन थीटा क्यों नहीं लिया, तो अपन को कारण अपने आप स्पष्ट हो गया। मुझे रिलेशन चाहिए था किसके मध्य, लंब और कर्ण के मध्य मुझे रिलेशन चाहिए था। कर्ण और लंब के मध्य रिलेशन को दर्शाने वाली जो राशि है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा को मैंने यहां ले लिया है लंब बटे कर्ण, लंब न्यूनकोण के सामने वाली भुजा यानी कि स्मॉल r, कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि कैपिटल R। तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R हो गया है। या मैं अब इसे लिख सकता हूं स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R साइन थीटा। ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से स्मॉल r का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 से स्मॉल r का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर इसमें इस मान को रखते हैं तो देखिए v इज इक्वल टू ओमेगा तो है ये, स्मॉल r की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल R साइन थीटा। v इज इक्वल टू ओमेगा R साइन थीटा। ये मेरे पास इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गई है। अब देखिएगा मैं इसे यो भी लिख सकता हूं, क्योंकि v की डायरेक्शन होगी ओमेगा R साइन थीटा एन कैप। एन कैप का मतलब ऐसा एकांक सदिश जिसकी दिशा ओमेगा और r के क्या है, लंबवत है। अब देखिएगा अगर ऐसा है तो फिर मैं इसे यूं कह सकता हूं, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर सदिश गुणनफल के नियम से। v वेक्टर इज इक्वल टू सदिश की परिभाषा जो है, सदिश गुणनफल की परिभाषा से अपने पास क्या कॉन्सेप्ट आ गया, ओमेगा वेक्टर v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये अपने पास यह क्लियर हो गया है। यही रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा के मध्य क्या है, सदिश संबंध है। ये लो, तो यही लिख देते हैं, यही रेखीय वेग v वे कोणीय वेग ओमेगा में सदिश संबंध है। यहां अपन ने वही देखो रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा के मध्य संबंध अपन ने सदिश रूप में निकाल लिया। इससे पहले अपन ने इसको अदिश रूप में ज्ञात कर लिया था। अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे कोणीय त्वरण है क्या, फिर कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण के मध्य जो संबंध है उसको भी फिर अपन ज्ञात करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एज इट ऐसे कैसे। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो होगा कोणीय त्वरण।
देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपन देख रहे हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण है क्या? जैसे त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो कोणीय त्वरण से भी तात्पर्य क्या हो गया? कोणीय वेग में परिवर्तन दर, यही क्या कहलाएगा? कोणीय त्वरण। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है कोणीय त्वरण। एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन अल्फा से। देखिए कोणीय त्वरण क्या? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण अल्फा कहते हैं। ये सिंपल अपन ने परिभाषित दिए। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण अल्फा कहते हैं। अतः कोणीय त्वरण इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला हो गया है कोणीय वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। कोणीय वेग में परिवर्तन बटे में क्या आ गया मेरे पास? समय अंतराल। यानी कि मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं। अब देखिएगा, अगर ये मैंने परिभाषा के रूप में यहां अगर फॉर्मूला लिख दिया है, अब अगर मैं इसमें बात करूं औसत कोणीय त्वरण क्या होगा और ताक्षणिक कोणीय त्वरण क्या होगा, तो वो भी मैं निकाल सकता हूं। कि अगर मैं मान लूं कि समय t1 पर उसका कोणीय वेग ω1 है और समय t2 पर कोणीय वेग ω2 है, तो अल्फा इज इक्वल टू ω2 माइनस ω1 अपॉन में t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो देखिए नंबर ए, पहले मैं बात करता हूं इसकी, या नंबर फर्स्ट कह दूं, चलो नंबर ए और बी ले लेते हैं। नंबर ए मैं ले लेता हूं औसत कोणीय त्वरण के रूप में। तो मैं कह दूं यदि समय स्मॉल t1 पर पिंड का कोणीय वेग, यदि समय स्मॉल t1 पर पिंड का कोणीय वेग ω1, वे समय स्मॉल t पर t2 पर, वे समय स्मॉल t2 पर पिंड का कोणीय वेग ω2 हो, तो यदि समय स्मॉल t1 पर पिंड का कोणीय वेग ω1, वे समय t2 पर पिंड का कोणीय वेग ω2 हो, तो पिंड का औसत कोणीय त्वरण, पिंड का औसत कोणीय त्वरण, ये लिखा जाएगा अल्फा एवरेज इज इक्वल टू ω2 माइनस ω1 अपॉन में t2 माइनस t1, या इसे मैं कह सकता हूं अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा वेक्टर अपॉन में डेल्टा t। ये लो, ये मेरे पास औसत कोणीय त्वरण का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें ध्यान रहे, अगर समय अंतराल, यदि समय अंतराल का सीमांत मान अगर शून्य की ओर अग्रसर हो रहा हो, अगर ये डेल्टा t इज गिव्स 0, अगर ये शून्य की ओर अग्रसर हो रहा हो, तो ये औसत कोणीय त्वरण बदल जाएगा ताक्षणिक कोणीय त्वरण के अंतर्गत। तो आप यूं कह, पहले तो इसकी स्टेटमेंट में अपन यूं कह सकते हैं, अतः किसी पिंड का कोणीय त्वरण उसके कोणीय वेग में कुल परिवर्तन
एवं वेग में परिवर्तन में लगे कुल समय के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। फिर अपन ताक्षणिक त्वरण को लिखेंगे। अतः किसी पिंड का कोणीय त्वरण, अतः किसी पिंड का कोणीय त्वरण, अतः किसी पिंड का कोणीय त्वरण उसके अतः किसी पिंड का कोणीय त्वरण उसके कोणीय वेग में, उसके कोणीय वेग में कुल परिवर्तन, अतः किसी पिंड का कोणीय त्वरण उसके कोणीय वेग में कुल परिवर्तन एवं वेग परिवर्तन में वेग परिवर्तन में लगे कुल समय के अनुपात, लगे कुल समय के अनुपात के बराबर होता है। ये अपन ने औसत कोणीय त्वरण को क्या है, जान लिया है। अब नंबर बी अपन जान लेंगे इसमें ताक्षणिक। इसके लिए वही लैंग्वेज कि यदि औसत कोणीय त्वरण क्षणिक समय डेल्टा टी इज गिव्स 0 पर ताक्षणिक कोणीय त्वरण कहलाता है। या यूं कह सकते हैं समय अंतराल किधर अग्रसर हो रहा हो, शून्य की ओर अग्रसर हो रहा हो। तो देखिए नंबर बी ताक्षणिक की बात कर रहे हैं अपन। यदि औसत कोणीय त्वरण औसत कोणीय त्वरण क्षणिक समय डेल्टा टी 0, यानी कि ये समय अंतराल किधर अग्रसर हो रहा हो, शून्य की तरफ हो। यदि औसत कोणीय त्वरण क्षणिक समय डेल्टा टी 0 पर ताक्षणिक कोणीय त्वरण ताक्षणिक कोणीय त्वरण कहलाता है। ताक्षणिक कोणीय त्वरण कहलाता है यदि औसत कोणीय त्वरण क्षणिक समय 0 पर यदि की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो अपन कह सकते हैं औसत कोणीय त्वरण क्षणिक समय डेल्टा टी 0 पर ताक्षणिक कोणीय त्वरण कहलाता है। अतः ताक्षणिक कोणीय त्वरण अल्फा इजिकल टू, देखो अल्फा वेक्टर इजिकल टू अगर मैं बात करूं तो ये जो लिमिट है यानी कि जो सीमांत मान है वो अगर समय का सीमांत मान शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है तो देखो डेल्टा ओमेगा वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी, तो ये चेंज हो जाता है डी के अंदर, डी ओमेगा वेक्टर अपॉन में डी टी। इस फॉर्मेट में ये वैल्यू अपने पास लिखा आ जाएगी, या इसे अपन कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ये अपन ने अभी जाना है कोणीय त्वरण है क्या उसके बारे में।
अब देखिए यहां मेरे पास इक्वेशन क्या आई है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी आ गया है, तो मैं क्या कह सकता हूं, अतः कोणीय वेग का आप यहां क्लियर क्या देख रहे हैं कि कोणीय वेग का समय स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन गुणांक जो आ रहा है वो अवकलन गुणांक ही क्या है, कोणीय त्वरण के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं इस फॉर्मूले से, अतः कोणीय वेग का समय स्मॉल टी के सापेक्ष, समय स्मॉल टी के सापेक्ष, अतः कोणीय वेग का समय स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन गुणांक के सापेक्ष समय स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन गुणांक कोणीय त्वरण के बराबर होता है। कोणीय त्वरण के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिएगा अगर अपन ऐसा कर लें, अपन ये भी जानते हैं चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन में डी टी, तो देखो इसलिए अल्फा इज इक्वल टू डी अपॉन में डी टी। ओमेगा की वैल्यू क्या रखेंगे आप, डी थीटा अपॉन में डी टी, यानी कि इक्वेशन हो गई है अल्फा इज इक्वल टू डी टू थीटा अपॉन में ये डी टी का स्क्वायर, यानी कि कोणीय विस्थापन का समय के सापेक्ष अगर दो बार अवकलन कर दिया जाए तो अपन को कोणीय त्वरण की क्या होगी, प्राप्ति हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार किसी पिंड का समय स्मॉल टी के सापेक्ष कोणीय विस्थापन का, किसी पिंड का समय स्मॉल टी के सापेक्ष कोणीय विस्थापन का दोहरा अवकलन ही क्या है, कोणीय त्वरण है। तो आप कह दें अतः इस प्रकार किसी पिंड का, अतः इस प्रकार किसी पिंड का समय स्मॉल टी के सापेक्ष अतः इस प्रकार किसी पिंड का समय स्मॉल टी के सापेक्ष कोणीय विस्थापन का के सापेक्ष कोणीय विस्थापन का दोहरा, यानी उसका डबल, कोणीय विस्थापन का दोहरा यानी उसका डबल कह सकते हैं, उसका दोहरा अवकलन, कोणीय विस्थापन का दोहरा अवकलन कोणीय त्वरण के बराबर होता है। कोणीय त्वरण के बराबर होता है, ये लो। अतः इस प्रकार किसी पिंड का समय स्मॉल टी के सापेक्ष कोणीय विस्थापन का दोहरा अवकलन कोणीय त्वरण के क्या होता है, बराबर होता है। यहां अपन ने कोणीय त्वरण वाला कॉन्सेप्ट है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन इसमें रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के मध्य जो संबंध है उसे अपन ज्ञात करेंगे। जिस प्रकार अपन ने रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध ज्ञात किया था, ठीक उसी प्रकार से इसे अपन ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना, वहां अपन ने अदिश रूप में भी ज्ञात किया था, सदिश रूप में भी ज्ञात किया था। यहां पर भी अपन अदिश और सदिश दोनों ही रूपों के अंतर्गत उसे अपन ज्ञात करेंगे।
देखिए कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण के मध्य अब संबंध अपन निकालेंगे। कोणीय त्वरण अल्फा वे रेखीय त्वरण ए में संबंध। कोणीय त्वरण अल्फा व रेखीय त्वरण ए के मध्य क्या निकालेंगे अपन संबंध। इसमें नंबर फर्स्ट पहले अपन देखते हैं इसे भाई अदिश रूप में। अदिश रूप में देखिए बड़े सिंपल तरीके से अपन निकाल लेंगे। आप क्या जानते हो कि रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा के मध्य संबंध क्या आया था, v इज इक्वल टू ओमेगा। तो देखिए अदिश संबंध लिया था तो अदिश संबंध से ही डेरिवेशन करेंगे। रेखीय वेग v वे कोणीय वेग ओमेगा। रेखीय वेग v वे कोणीय वेग ओमेगा के मध्य संबंध से। अगर इस संबंध से आप देखें तो इक्वेशन आ रही थी आपके पास v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये मेरे पास इक्वेशन है। अब इसका मैं क्या करूंगा, इसके दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर दो। ये लो उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर इसका दोनों पक्षों का t के सापेक्ष आप अवकलन करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी dv अपॉन में dt इज इक्वल टू d अपॉन में dt ओमेगा आर, या आप इसे कह दीजिए dv अपॉन dt। r को तो आपको इसमें से बाहर कर ही देना है। क्यों? क्योंकि r का मान तो क्या रहेगा, एक समान लेंगे अपन। तो देखिए भाई अपन ने यहां तक देख रहे थे तो यहां मेरे पास ये क्या बन गया है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। यहाँ ये स्टेप r को मैंने बाहर कर दिया है तो ये हो गया है d ओमेगा अपॉन में dt। फिर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा चूंकि dv अपॉन में dt इज इक्वल टू a और ये है रेखीय त्वरण एवं d ओमेगा अपॉन में dt, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन अल्फा से। थोड़ी देर पहले ही अपन ने पढ़ा है कि d ओमेगा अपॉन में dt अल्फा, इसे कहा जाता है कोणीय त्वरण। इसे अपन क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण। इसलिए dv अपॉन में dt ये तो हो गया है a और ये है d ओमेगा अपॉन dt हो गया है अल्फा, तो a इज इक्वल टू अल्फा आर। ये लो ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अगर ये जो इक्वेशन आ गई है इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये वास्तव में जो रेखीय त्वरण आया है यह है स्पर्श रेखीय त्वरण। ये कैसा है, स्पर्श रेखीय त्वरण है। तो अगर ये स्पर्श रेखीय त्वरण है तो इसे अपन इस प्रकार कह सकते हैं। तो मैं एक बात कह देता हूं यहां पर कि यह स्पर्श रेखीय त्वरण होता है। यह स्पर्श रेखीय त्वरण होता है, इसलिए इसे मैं t के साथ प्रेजेंट करूंगा यानी कि टेंजेंट। इसलिए at इज इक्वल टू ये इक्वेशन बन गई है मेरे पास अल्फा आर। ये लीजिए तो स्पर्श रेखीय त्वरण at इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, अल्फा आर। या यूं कह सकते हैं इनका अदिश संबंध ये अपने पास आ गया है। अब यहां इसके बाद फर्स्ट अपन ने देखा है अदिश रूप में, नंबर सेकंड अपन बात करेंगे इसकी सदिश रूप में कि सदिश रूप के अंदर क्या ये रिलेशन आता है।
नंबर सेकंड, ये अपन बात करेंगे सदिश रूप में। देखिए भाई, सदिश रूप में अपन कैसे रिलेशन देख सकते हैं वो देखिएगा। अपन ने सदिश रूप में संबंध देखा था v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये अपन ने लिया था। तो देखिएगा, रेखीय वेग v वेक्टर वे कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर के मध्य सदिश संबंध से सदिश संबंध से क्या सदिश संबंध था वो देखिएगा। वो आया था v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये समीकरण अपने पास आई थी। अब आप क्या करें, इस समीकरण के दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। ये लीजिए, उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dv वेक्टर अपॉन में dt, d अपॉन में dt ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब ध्यान देने की बात क्या है, अगर आपके पास इस तरह का अवकलन करना होता है तो इसका एक सिंपल तरीका यही है कि एक राशि को नियत मानते हुए दूसरी का अवकलन करेंगे, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, फिर दूसरी राशि को नियत मानेंगे, फिर पहले का अवकलन करेंगे। यानी कि सबसे पहले मैंने क्या स्टेप बताया इसका अवकलन करने का, मैंने ये कहा कि आप पहली राशि का अवकलन करेंगे तो दूसरी को नियत कर देंगे, फिर बीच में प्लस का निशान लगा देंगे, फिर उसके बाद दूसरी राशि का अवकलन करेंगे, पहली राशि क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी, और इनके मध्य में एक प्लस का निशान आप लगा देंगे। यानी इसकी अवकलन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से वो देखिएगा, dv वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल टू, पहले मैं इसके अंदर r को नियत कर लेता हूं, तो ये स्टेप हो जाएगी d ओमेगा वेक्टर अपॉन में dt क्रॉस कैपिटल R वेक्टर, प्लस अब मैं क्या करूंगा, ओमेगा को नियत कर लेता हूं, ये लो, क्रॉस dr वेक्टर अपॉन में dt। अब यहां गौर कीजिएगा कौन क्या क्या है, चूंकि dv वेक्टर अपॉन में dt, इसको इस तरह से अपन लिखते हैं, dv वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल टू a वेक्टर, ये तो हो गया है रेखीय त्वरण। फिर आ जाएं आप d ओमेगा वेक्टर अपॉन में dt, यह है अल्फा वेक्टर, यानी कि कोणीय त्वरण, एवं ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर अपॉन में r वेक्टर, v वेक्टर अपॉन में r वेक्टर, तथा dr वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या है, v वेक्टर। तो देखो यहां ये जो मेरे पास इक्वेशन थी, उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखा मैंने, dv वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल टू d अपॉन में dt ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। यहाँ dv वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू, एक बार तो मैंने क्या किया, r को नियत कर लिया, तो ये हो गया d ओमेगा अपॉन में dt
क्रॉस आर वेक्टर प्लस, अब की बार मैंने ओमेगा को नियत कर लिया तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। फिर देखो यहाँ फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपके काम आएंगी। चूंकि डी वी वैक्टर अपॉन में डी टी ए वैक्टर होगा यानी रेखीय त्वरण, डी ओमेगा वैक्टर अपॉन डी टी कोणीय त्वरण अल्फा वैक्टर हो गया, एवं ओमेगा वेक्टर का मीन्स यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ वैल्यू लेंगे अपन वी वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर, तथा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्या हो गया, वी वेक्टर यानी कि रेखीय वेग हो गया। अब इन मानों को अपन इसके अंदर रख देते हैं, तब देखेगा क्या समीकरण अपना रूप लेती है। देखें, इसलिए स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी, ये हो गया है अल्फा वेक्टर क्रॉस कैपिटल आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर की वैल्यू वी वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी वेक्टर। अब ध्यान रहे, एक फॉर्मूला आपने सदिश गुणनफल में अपने पढ़ा है कि ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है, यानी v क्रॉस v इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप स्पष्ट यूं कह सकते हैं, चूंकि v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 0, तो इसलिए ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस 0, ये स्टेप 0 हो गई, तो चलो इसको पूरे को 0 ही करते हैं, या ये इक्वेशन बन गई है ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये लीजिए, ये आपके पास सदिश संबंध आ गया है रेखीय त्वरण ए और कोणीय त्वरण अल्फा के मध्य। स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस कैपिटल आर वेक्टर। अब देखिएगा, ये जो इक्वेशन अपन ने ली है, अगर आप इसे वृत्तीय गति के रूप में भी और शामिल करते हैं, अगर आप इसे वृत्तीय गति के रूप में और शामिल करते हैं, यानी कि मैं इसे एक दूसरे फॉर्मेट के रूप में एक अच्छे रूप के अंदर और मैं निकाल सकता हूं, वो कैसे, देखो मेरे साइड में कर रहा हूं अलग से। यहां तो अपना टॉपिक तो भाई कंप्लीट हो गया है, मैं इसको यहां ये जो टॉपिक है ये तो अपना खैर यहां कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको एक दूसरे फॉर्मेट में कंपटीशन एग्जाम या अपनी जो बुक है एनसीईआरटी की जो बुक है उसके क्वेश्चंस हल करने में इसकी काफ़ी मदद मिलेगी। देखिएगा मैंने क्या क्या इक्वेशन मेरे पास बनी थी, गौर कीजिएगा आप, आपके पास इक्वेशन थी, ये था v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर था। मैंने इसके दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन किया था, तो ये हुआ था dv वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल टू डी ओमेगा वेक्टर अपॉन में dt आर वेक्टर प्लस, यहां तक की इक्वेशन लिखी थी मैंने, क्या लिखा मैंने, डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी इंटू आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी। अब देखो भाई यहां, अब आराम से गौर करें आप, चूंकि डी वी वेक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू ए वेक्टर, डी ओमेगा वेक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर एंड डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या है, वी वेक्टर है। तो देखो किस में फाइनल और ऑथेंटिक फॉर्मूला ये बनेगा मेरे पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो हो गया है भाई अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये लो, ये ऑथेंटिक और फाइनल फॉर्मूला मेरे पास ये आता है। इस फॉर्मूले के अंदर एक चीज और मैं देखता हूं ये तो मैंने घूर्णन गति के लिए निकाला था, वैसे मास्टर फॉर्मूला ये है जो अपन बना रहे हैं अभी, ये मास्टर फॉर्मूला बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो भाई यहां पर ये जो है ये तो है स्पर्श रेखीय त्वरण,
यानी कि AT, इसे कहा जाता है स्पर्श रेखीय त्वरण, और ये जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं AC से, और ये कहलाता है अभिकेंद्रीय त्वरण। इसे कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो देखो इसका मतलब A वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो गया है AT वेक्टर प्लस AC वेक्टर। याद करो ये फॉर्मूला अपन ज्ञात कर चुके थे वृत्तीय गति जब अपने पढ़ी थी, यानी टॉपिक चैप्टर का नाम था समतल में गति, उसका लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से, वहां अपन ने इस पॉइंट को और एक बार डिस्कस किया था। तो देखिए A वेक्टर इज इक्वल टू AT वेक्टर प्लस AC वेक्टर, या इसका अगर परिमाण देखेंगे आप तो ये बन जाता है AT स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, और रूट कर दो आप, ये लो। यहाँ अपने पास ये एक ऑथेंटिक एंड फाइनल फॉर्मूला ये है जो अपन एक अलग से इस कॉर्नर के अंदर अपन ने इसको जान लिया है। ये आपको स्पेशली याद रखना है, जो कि आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेगा जब आपके पास घूर्णन गति या वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, यानी कि जब गतियों का मिश्रण चल रहा हो, ऐसी स्थिति के अंदर ये फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, यूजफुल होगा। ये अपन ने इसके अंदर देख लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंटेंट जिसको कि अपन डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट कंटेंट है अपने पास, वो है अभिकेंद्रीय बल व कोणीय संवेग, जो कि अपने लिए एक तरह से नया टॉपिक होगा इसके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो ध्यान रहे ये तो मैंने गुण गति के लिए निकाला है, और यहाँ मैंने इस प्रकार जो एक सामान्य गति है, स्थानांतरण घूर्णन सबका मिश्रण, उसके लिए आ गया V वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर था मेरे पास ये। इसी के अंदर मैंने क्या किया, इसका T के सापेक्ष अवकलन किया है इस इक्वेशन का। यह मेरे को पता है कि dV वेक्टर अपॉन dt है स्मॉल a वेक्टर, d ओमेगा अपॉन dt है अल्फा वेक्टर, और dr अपॉन dt है v वेक्टर। तो इक्वेशन ये आ गई, स्मॉल a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। यहाँ पर अल्फा क्रॉस r, इसे कहते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण, और इसे कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। इसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय त्वरण, यानी कि स्मॉल a वेक्टर, ये परिणामी त्वरण हो गया, स्मॉल a वेक्टर इज इक्वल टू AT वेक्टर प्लस AC वेक्टर, यानी कि टेंजेंट एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी A वेक्टर इज इक्वल टू AT वेक्टर प्लस AC वेक्टर। तो इसका परिमाण देखा तो ये आ गया है A वेक्टर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहाँ अपने पास अपन ने कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण के मध्य जो संबंध था उसकी अपन ने डेरिवेशन इसकी जो है कंप्लीट अपन ने कर ली है। यहाँ पे से नोट